Hey everyone, this is Navdeep. Welcome back to the channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 8 एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर आपका सिलेबस में आता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के हेड के अंदर। तो आज इसी वीडियो में एक ही वन शॉट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे जो इस एम्प्लॉयमेंट टर्म के साथ ही रिलेटेड हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोज़गार। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो एक्टिविटी जिसमें एक पर्सन इन्वॉल्व होता है अपने लिविंग्स को कमाने के लिए, मींस अपनी जीविका को कमाने के लिए जब एक पर्सन कमाता है हम उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट या फिर रोज़गार, जिससे आप क्या अर्न कर रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो। अब एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आती है, वर्कर। वर्कर क्या होता है कि जो काम करने वाला है, बट इकोनॉमिक्स टर्म्स में हम इसका मीनिंग देखते हैं कि वर्कर क्या होता है। वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, यानी कि वो इंडिविजुअल जो किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है अपनी लिविंग को कमाने के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए, तो वो सभी क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। हम भी क्या है, जो भी कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो आप, तो हम सभी क्या हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वर्कर की कैटेगरी में। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा और यहाँ पे आप साथ साथ इसको जो है अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स बनाते जाइएगा, नोट करते जाइएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे हम देखेंगे वर्कर की टाइप्स, कि वर्कर कितने तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ये कौन होते हैं, ऑल दोज पीपल हु आर इंगेज्ड इन देयर ऑन बिजनेस और ऑन प्रोफेशन एंड यूज देयर रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, यानी कि वो सारे लोग जो खुद ही अपने किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं। मींस अगर हम एक इजी लैंग्वेज में समझें कि जो अपना खुद का ही बॉस है, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। मींस वो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मींस दुकानदार जो वो खुद अपनी दुकान खोल के बैठा है, कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। तो जो अपना खुद का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं, हु आर हायर्ड, एम्प्लॉयड और वर्किंग फॉर समबडी एल्स, मीन्स जो किसी और के लिए काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हायर्ड वर्कर्स। एंड आर पेड वेजेस और सैलरी बाय द एम्प्लॉयर इन रिटर्न फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, मीन्स जो वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, उनके बदले में इन रिटर्न उनको क्या मिलता है, यहाँ पे वेजेस मिलती हैं या फिर सैलरीज मिलती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये हम सारे क्या हैं, हायर्ड वर्कर्स हैं, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जो हायर्ड वर्कर्स हैं इनको भी फर्दर आगे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ कैजुअल वर्कर्स एंड नंबर 2 इज़ रेगुलर वर्कर्स। अब कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, इनको हम डेली वेजेस भी कहते हैं, मींस जो एक रोज़ाना के वेज के ऊपर काम करते हैं। दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, मीन्स इन वर्कर को रेगुलर बेसिस के ऊपर हायर नहीं किया जाता। इनको जब भी आपको काम की रिक्वायरमेंट होती है, लेट सपोज कीजिए कि हमारा कोई काम चल रहा है, तो उसके लिए मुझे 10 डेज़ के लिए वर्कर्स चाहिए, तो उन वर्कर्स को हम सिर्फ कितने टाइम के लिए हायर कर रहे हैं, ओनली फॉर 10 डेज़। तो इट मीन्स वो कौन से वर्कर्स हुए, कैजुअल वर्कर, कि उनको महीनों के 300 दिन आप काम जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो वो सब वर्कर्स जो है वो कैजुअल वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। और इन वर्कर्स को बच्चे कोई भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। अब ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि जो भी रेगुलर वर्कर्स होते हैं उनको जब भी वो जॉब से क्विट करते हैं, जॉब छोड़ते हैं, उनका जॉब का टेन्योर पूरा हो जाता है, तो उनको बाद में क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं जो उन्हीं की सैलरी में से डिडक्ट होके बाद में उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरीके का कोई भी जो बेनिफिट है वो कैजुअल वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो कैजुअल वर्कर्स को, जैसे हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी हम क्या कह देते हैं, कैजुअल वर्कर्स। अब रेगुलर वर्कर्स देखिए, जिनको सैलरी पे रखा जाता है, कि जब कोई भी वर्कर इंगेज होता है बाय एन एंटरप्राइज
एंड पेड हिज और हर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि वो हर मंथ अपनी जो है या हर वीकली अपनी वेजेस को ले रहा है एम्प्लॉयर से, एंड दे आर नॉन टू द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्कर्स कहते हैं, और इनको सारे सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए लेबर सप्लाई। अभी लेबर सप्लाई क्या होती है? इट रेफर्स टू वेरियस अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर आर विलिंग टू वर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट, कि मार्केट में जो भी वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर जितने भी अमाउंट ऑफ जो लेबर्स हैं वो काम करना चाहते हैं, द वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मतलब जो भी वेज रेट चल रहा है उसके लिए कोई, लेट सपोज कीजिए अभी करंटली जो रेट है 1000 रुपीज़ पर डे आपको मिल रहा है, तो जो भी वेज रेट चल रहा है, जो वर्कर उस रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लेबर सप्लाई। अब नेक्स्ट है लेबर फोर्स। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। मीन्स लेबर फोर्स में कौन कौन आ रहे हैं? वो सारे पर्सन्स जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। इनको वेज रेट से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने स्पेसिफाइड किया है कि जो भी पर्टिकुलर वेज रेट चल रहा है उनसे वो कॉरेस्पॉन्डिंगली करना चाहते हैं। बट यहाँ पे वेज रेट का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने लेबर फोर्स में किन किन वर्कर्स को काउंट करना है, वो सभी पर्सन्स आ जाएंगे जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में और जो करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कंसेप्ट आ गया वर्क फोर्स। तो आपने इन सबको कंफ्यूज नहीं होना है कि लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स स्लाइटली सा डिफरेंस है। जब आप इनके मीनिंग याद करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है कि क्या डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए लेबर फोर्स में हमने पढ़ लिया, वर्क फोर्स देखते हैं वो क्या होता है। द नंबर ऑफ पर्सन who are actually employed at a particular time are known as a workforce। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए मैंने आज की डेट से आपसे पूछा कि मुझे वर्क फोर्स बताइए कितनी है, तो आप क्या काउंट करेंगे? उन पर्सन्स को जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो वो सब वर्क फोर्स हो जाएंगे। इट इंक्लूड ऑल दोज पर्सन्स who are actually engaged in productive activities and not include those who are willing to work but not working। तो जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दोनों ही, कि जो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, दे इंक्लूड इन लेबर फोर्स। और वर्क फोर्स में क्या है, सिर्फ मुझे वो पर्सन काउंट करने हैं जो ऑलरेडी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ इंगेज्ड हैं। वो नहीं करने आपने जो सिर्फ काम करना तो चाहते हैं पर अभी उनको काम मिला नहीं है, तो वो आपके वर्क फोर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो हम कैसे मेजर करते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में फॉर्मूलास आपसे पूछा जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनके जो नोट्स हैं रेडी कर सकते हो। वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100, कि जितनी वर्क फोर्स है उसको आपने किससे डिवाइड करना है, अपनी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो पर्सन है रेडी है एंड विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट बट डजंट गेट अ वर्क। तो बच्चे ये इस टाइम की जो सिचुएशन है हमारी करंटली सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, यानी कि बेरोज़गारी का। वो पर्सन जो काम करने के लिए तैयार हैं, काम करना भी चाहते हैं, जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट है, पर उनको काम नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोज़गारी। और इसके हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। ऊपर हमने टोटल पॉपुलेशन पढ़ा था, इनका आपने ध्यान रखना है जब आप चीज़ें याद करोगे, एंड मल्टीप्लाई 100। एक चीज़ बच्चे यहाँ पे और कहना चाहूँगी, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक साथ में लेके ज़रूर बैठें अपने उस सब्जेक्ट की, साथ में कॉपी और पेन, ताकि आप जो जो चीज़ें वीडियो में देख रहे हो उन्हीं कंसेप्ट को साथ के साथ अपनी बुक में टिक करते जाओ, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप उसको बुक के साथ पढ़ोगे। ठीक है, साथ में जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं, कि या क्योंकि वीडियो में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सिर्फ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करती कि कौन से क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर वो आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं और कितने नंबर में उनका आने का चांसेस है। तो ये गाइडेंस मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में देती हूँ, इसीलिए आप अपनी बुक और कॉपी पेन साथ में लेके ही वीडियोस को देखा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जॉबलेस ग्रोथ
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर की जितनी हमने टर्म्स पढ़ी हैं 1 मार्क्स में आ सकता है, या फिर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो उसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिनकी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। अब ये जॉबलेस ग्रोथ क्या सिचुएशन है, इसे समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, कब समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जब किसी भी इकोनॉमी का जो आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज होता है। आउटपुट लेवल मीन्स जो भी हम चीज़ों की गुड्स है, सर्विसेज है, उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब उसका लेवल हाई जाना शुरू होता है तब हम कहते हैं कि इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और इसको अचीव करने का हर इकोनॉमी के पास 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, थ्रू अ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रोज़गार दीजिए, जितना लोग कमाएंगे उतना उनके पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका आउटपुट लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड वे उनके पास क्या होता है, थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी, कि आप एक इतनी अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में ले आओ जिससे आपकी जो जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या करना शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू कर दे। इन अ पुअर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, के जो गरीब देश हैं जैसे कि इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ अभी नहीं है बच्चे, पहले की बातें हो रही हैं, ठीक है, अभी हम इतने पुअर कंट्री भी नहीं रह गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स अ मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं या थोड़े सा पुअर से अबव कह लीजिए, कि वैसी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगफुल कब होगी, कि जब वो ग्रोथ को, ये 2 वे तरीके हमने ऊपर समझ लिए कि या तो हम ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से। तो पुअर कंट्री के लिए उन्होंने बेस्ट ऑप्शन क्या बताई है, थ्रू अ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर हम अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। इफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ड्राइवन ओनली बाय अ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कि अगर आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को सिर्फ इस एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से ड्राइव करते हो, आगे लेके जाते हो, इट विल फेल टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो उस वे से आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर जाएगी, पर आप जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आपकी इकोनॉमी का वो क्या हो जाएगा, वो डिप हो जाएगा, वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडियन इकोनॉमी ने यही एक्सपीरियंस किया कि हमने अपनी जीडीपी को ग्रो तो कर लिया, किससे ग्रो किया, मोर थ्रू टेक्नोलॉजी। मीन्स इन दोनों टेक्निक्स में ज़्यादा इस्तेमाल हमने किसका करा, बेटर टेक्नोलॉजी का। देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, मीन्स उसको हमने कम यूज़ करा और इस चीज़ का हमने ज़्यादा करा। तो इसी सिचुएशंस को जब ये चीज़ें हुई तो इसने किस सिचुएशन को आगे जन्म दे दिया, जॉबलेस ग्रोथ। मीन्स ग्रोथ तो हमने करा पर जॉबलेस, कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अपने यूथ को, हमने अपने यंगस्टर को प्रोवाइड नहीं की। जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू, अब यहाँ पे आप इसका मीनिंग देखोगे कि जॉबलेस ग्रोथ क्या है। ये एक वो सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। हम ग्रो कर रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि इकोनॉमी ग्रो का मतलब ही क्या है कि आपके आउटपुट के लेवल का इंक्रीज होना। तो लेवल तो इंक्रीज हो रहा है बट विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हमने रोजगार में उतना इम्प्रूव नहीं करा जितना हमने अपने आउटपुट लेवल को इंक्रीज कर लिया। अब इस जॉबलेस ग्रोथ के पीछे रीज़न क्या रहे, क्यों हमने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ करके इस वे में आए, उसका रीज़न क्या है सबसे बड़ा, कि जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है वो एक तरह का आप कह सकते हो हाईजेक किसने करा, एमएनसी कंपनी ने। मीन्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अब जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करती हैं, तो ये कंपनीज़ किस में स्पेशलाइज्ड होती हैं, अचीविंग हाई ग्रोथ थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी रेदर देन अ थ्रू ग्रेटर यूज़ ऑफ मैन पावर। तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करना प्रेफर करती हैं, एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ और बेटर क्वालिटी दे पाएँ। तो वहाँ पे जो मैन पावर का यूज़ है वो क्या होता है, कम होता है। मैन पावर को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, मशीनरी से, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये क्या होता है, कैजुअलाइजेशन, ऊपर आपने जो कैजुअल वर्कर पढ़ा उसी से ही ये रिलेटेड है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो परसेंटेज है कैजुअल हायर्ड वर्कर्स की इन टोटल वर्कफोर्स वो क्या होती जा रही है, टेंड टू राइज ओवर टाइम। मीन्स
अब इसको समझिए थोड़ा विद एग्जांपल इजी लैंग्वेज में कि इसने क्या बोला है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स अगर आपसे पूछते हैं 1 मार्क्स में कि ये क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये वो सिचुएशन है जिसमें टोटल वर्कफोर्स मान के चल लीजिए मेरे पास 100% है। उस 100% में जो हायर्ड वर्कर्स हैं, कैजुअली जो हम हायर कर रहे हैं कैजुअल लेवल पे, उनकी परसेंटेज क्या है, राइज मतलब ज़्यादा है रेगुलर से। लेट सपोज कर लीजिए कि उसमें से आपके आउट ऑफ 100 60 to 70% जो है वो मैंने कैजुअली हायर किए, यानी कि उनको कैजुअल हायर करके हम अपना काम करवा रहे हैं, और सिर्फ 30% जो है वो क्या है, आपके रेगुलर वर्कर्स हैं। तो उस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कर का कैजुअलाइजेशन हो रहा है। Over the last 4 decades, there was a significant shift of self-employed and regular salaried employed to casual workers। तो वो क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दशकों से हमने क्या देखा है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट यानी कि काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है सेल्फ एम्प्लॉय, और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स में। मतलब वहाँ की जो मात्रा रेगुलर्स की है वो कम हो रही है और कैजुअल वर्कर्स की बढ़ रही है। अब इसके पीछे रीजंस क्या है। पहला देखिए, लो स्कोप ऑफ अर्निंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब आपको पता है कि इंडियन एक एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब वहाँ पे जो अर्निंग का स्कोप है, अब वो क्या कह रहे हैं, बहुत कम है, इसीलिए लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं कि कैजुअली उनको जहाँ पे भी काम मिल रहा है वो वहाँ पे जा रहे हैं। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज़, कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जो वर्कर्स हैं उनका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर कह लीजिए या फॉर्मल कह लीजिए, जहाँ पे आप एक रेगुलर वर्कर्स को मतलब जॉब दे रहे हो, वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ है वही कम है। तो अगर उनकी ग्रो ही नहीं हो रही ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग किसके लिए मजबूर हैं, कैजुअल वर्कर्स वर्क करने में ही वो लोग मजबूर हो रहे हैं कि उस सेक्टर में उनको जाना पड़ रहा है जब उनको रेगुलर में कहीं ऑप्शन नहीं मिल रही है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैजुअल लेबर्स इन एक्सपैंडिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर। तो ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या ट्रेड है, सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ पे जो कैजुअल लेबर्स की जो डिमांड है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी बुक में टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं 2 सेक्टर में। मीन्स कि जो भी आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, रोज़गार कर रहे हो, आप 2 सेक्टर्स में काम कर रहे हो। अब 2 सेक्टर्स कौन से हैं, एक तो फॉर्मल सेक्टर है जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगेन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी बन सकते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो अब ये फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, आपके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं या पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज सेक्टर्स जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं, विच एम्प्लॉयड 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड अ फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि सभी गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइजेज या वो प्राइवेट सेक्टर्स भी जिनके पास 10 या 10 से ज़्यादा जो हैं हायर्ड वर्कर्स, आपकी जो मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं वो मोर देन 10 हो जाते हैं, उस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल वर्कर्स। दीज वर्कर्स आर इंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो जो इस सेक्टर्स में वर्कर काम करते हैं उनको सभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी फंड है, पेंशन है, ये सब जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो उनको सब बेनिफिट्स दिए जाते हैं। These workers can form trade union and have a strong bargaining power। इस तरीके के जो वर्कर्स हैं वो अपनी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होता है, जहाँ पे वर्कर्स इकट्ठे होके अपना एक यूनियन बनाते हैं, मतलब उनका एक लीडर होता है कि कल को अगर उनको किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सैलरी के रिगार्डिंग है या एनी प्रॉब्लम है, तो उस ट्रेड यूनियन के ज़रिए आप वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देयर राइट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ लेबर लॉ। तो इन सेक्टर में जो काम करते हैं उन वर्कर्स के जो राइट हैं उनकी लॉ के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक लेबर लॉ है। तो ये जितने भी बच्चे मैंने पॉइंट मेंशन किए हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर MCQs पॉइंट। अब कैसे क्वेश्चन बन सकता है, लेट सपोज मैंने इन्हीं में से कोई पॉइंट दे के आपसे पूछ लिया कि ये किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, या ऊपर से कोई सेक्टर दे के हम पूछेंगे जैसे कि जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आपने समझने हैं और अपने नोट करने हैं।
नेक्स्ट देखिए इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि वो सारी प्राइवेट सेक्टर स्टैब्लिशमेंट जिनके जो एम्प्लॉयज़ जहाँ पे उनके काम करते हैं वो क्या है, लेस देन 10 हायर्ड वर्कर्स। अगेन दिस लाइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो 10 से कम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, 10 से ज़्यादा काम करते हैं। या फिर आपसे वैसे भी नंबर ऑफ़ वर्कर्स पूछा जा सकता है कि एक अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं तो उसमें कितने वर्कर्स जो हैं आप बोलेंगे कब एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 से जब कम कर रहे हैं देन दैट सेक्टर इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई स्मॉल फार्म्स है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, अपने कोई घर पे किसी ने काम लगाया हुआ है जहाँ पे अपने कोई 3-4 बंदे रखे हुए हैं काम के लिए, या कोई भी छोटी एंटरप्राइजेज जो हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सब किस में आते हैं, आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल वर्कर्स। इन वर्कर्स को कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये वर्कर्स के नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन, कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं, इसलिए इनकी कोई भी स्ट्रॉन्ग कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, और इसलिए इनका कोई भी जो राइट है वो भी लेबर लॉ के ज़रिए प्रोटेक्ट नहीं होता। अब इन्हीं से जो वर्ड हमने बनाए इनफॉर्मल, तो हमारे हेडिंग क्या था टॉपिक का, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये क्या है, अब इसका मीनिंग देखिए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, यानी कि वो सिचुएशन जहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड टू डिक्लाइन। अब किसकी जो वर्कफोर्स है वो कम होती जा रही है, फॉर्मल सेक्टर की, यानी कि वो कम हो रहे हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है यानी कि जो लोग इनफॉर्मल में काम कर रहे हैं उसकी जो संख्या है वो क्या होती जा रही है, राइज होती जा रही है। इसीलिए वो यहाँ पे वर्कफोर्स को क्या बोल रहे हैं, इनफॉर्मलाइजेशन हो जाना। इन अजेंस कि जो फॉर्मल वर्कर्स हैं जैसे कि लाइक रेगुलर वर्कर्स हो गए, वाइल इनफॉर्मल वर्कर्स आर लाइक अ डेली वेजेस। जो इनफॉर्मल होते हैं हम उनको क्या बोल देते हैं, डेली वेजेस बोल देते हैं। सो इनफॉर्मल वर्कर इज मोर लाइकली टू बी कैजुअल एज वेल, एंड इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन। दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो ये इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है वर्कफोर्स का, उसी की वजह से ही क्या आया है, कैजुअलाइजेशन, जो आप ऊपर पढ़ के आई हो कि जो वर्कर्स ज़्यादा कैजुअल हो रहे हैं, वो जो इनफॉर्मल सेक्टर का इतना ज़्यादा बढ़ना और फॉर्मल का डिक्लाइन होना ही उसी का एक रीज़न है जिसकी वजह से कैजुअलाइजेशन हो रही है। तो अब इसके एक रीज़न देख लेते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन सेक्टर ज़्यादा ग्रो क्यों कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। अब आपने बच्चे अपनी बुक में 3rd चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पे 1990 के पॉलिसीज़ के बाद जो क्या एलपीजी जो पॉलिसीज़ आप करते हैं ये उसी से रिलेटिंग पॉइंट्स हैं कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करे गए 1991 में, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमारी कंट्रोल इकोनॉमी से हम कौन सी इकोनॉमी बन गए, मार्केट इकोनॉमी। अब कंट्रोल इकोनॉमी क्या था कि 90 से पहले जो भी आपने 1st, 2nd, 3rd चैप्टर पढ़ा होगा उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, सारा कुछ वो खुद करना चाहते थे। पर जब हम ये 91 में रिफॉर्म्स लेके आए थ्रू एलपीजी पॉलिसीज़, तो उसमें हमने क्या किया, उस कंट्रोल को थोड़ा कम किया, उस कंट्रोल को हमने शिफ्ट कर दिया मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास थी वो अब कहाँ कौन से हाथों में जानी शुरू होगी, प्राइवेट सेक्टर के। इस चीज़ ने किस चीज़ को इनकरेज करा, प्राइवेटाइजेशन को और डिसइन्वेस्टमेंट को। एक तो ये इसका रीज़न बना। सेकेंड, फॉर्मल सेक्टर टेंड टू शिफ्ट टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कि जो फॉर्मल सेक्टर थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर गए, कैपिटल इंटेंसिव। ये क्या होता है, आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। 2 तरीके की बच्चे टेक्नोलॉजी होती है, इनको याद रखिएगा बिकॉज इस तरीके की जो टर्म्स है ना आपके चैप्टर्स में काफ़ी टाइम यूज़ होती हैं। तो एक बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हम कितनी तरह की टेक्नोलॉजी होती है। नंबर 1 इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी कि जहाँ पे लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मशीन का आप इस्तेमाल कम कर रहे हो। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या है, जहाँ पे मशीनों का यूज़ ज़्यादा होता है और लेबर का कम हो रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर भी कहाँ शिफ्ट कर गया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उनको मोर एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होना था। थर्ड, relaxation of labor law permit retrenchment of labor, therefore producer do not prefer to employ regular। कि जो कुछ रिलैक्सेशंस मिली 1991 के बाद, काफ़ी जितने भी रूल्स स्ट्रॉन्ग रूल्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनमें सभी में चीज़ों में रिलैक्सेशन दिया। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं
या जो भी काम देने वाले आगे एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने रेगुलर एम्प्लॉयज़ को प्रेफर देना कम कर दिया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ना, वो हम आगे समझेंगे, हमारे पास आएगा कि लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं कि वो कैजुअल वर्कर्स को ही हायर करें। तो अगर आप एज प्रेजेंट की सिचुएशन देखो कि फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कम टू मेयरली 30 मिलियन ऑफ टोटल वर्कफोर्स, यानी कि जितना भी टोटल वर्कफोर्स है वो हमें कितना बता रहे हैं, 476, उसका 30 मिलियन सिर्फ किस सेक्टर में काम करता है, फॉर्मल में, और बाकी का जो 94% वर्कफोर्स है वो कहाँ कंटिन्यू काम कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है जो कि नॉर्मली हर कंट्री में पाई जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अब क्या चीज़ सिचुएशन है, ये ऊपर हम ऑलरेडी वैसे पढ़ के आ चुके थे कि इट रेफर्स टू द सिचुएशन जहाँ पे ऑल दोज पर्सन्स हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि वो लोग सारे जो काम करने के एबल हैं, मीन्स लायक हैं। बच्चे हर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपने ये सब चीज़ें मेंशन करनी है, वहाँ से कुछ अपनी तरफ से कोई अलग की सी डेफिनेशन आपने नहीं बनानी। अब हर चीज़ के मीनिंग क्या है, यानी कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट में उन सब पर्सन्स को काउंट कर रही हूँ जो कि काम करने के योग्य भी हैं, विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते भी हैं, जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर, पर डू नॉट गेट वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा है। इट इंक्लूड्स ओनली इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स यहाँ पे आप उन लोगों को नहीं काउंट करोगे कि जो काम ही नहीं करना चाहते, है ना, तो हम उनको कर रहे हैं जो एबल हैं और जो काम करना चाहते भी हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो सब किस सिचुएशन में आ जाते हैं, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, इसको बच्चे आप नोट कर लीजिएगा, समटाइम्स ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अभी है क्या, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अब जो ये हम इतना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, इतने परसेंटेज जो है लोगों को काम मिला हुआ है, बाकी के अनएम्प्लॉयड है, तो ये सब डेटा जो है हमें कैसे पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं। तो वो सोर्सेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कहाँ से जो डाटा है ये हम कलेक्ट करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी वो ज़रिए जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो भी सेंसस ऑफ इंडिया का रिपोर्ट छपता है वहाँ से हमें पता चलता है। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयमेंट हैं और कितने बेरोज़गार हैं। थर्ड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास डाटा पड़ा होता है वहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है। एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सारे वो सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को कलेक्ट करते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट, 5 मैंने आपको सोर्सेज दिए हैं, एटलीस्ट आपको 3 या 4 सोर्सेज जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, के जो बेरोज़गारी हम जिसके बारे में इतना जिक्र कर रहे हैं कि आगे क्या इसकी टाइप्स भी होती हैं, तो वो टाइप देखते कितनी तरह की है। नंबर 1 इज़ डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था वर्ड, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। अब ये डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्क्यूज्ड वर्ड का बच्चे मतलब होता है छुपी हुई, तो आप यहाँ पे इसको हिडन भी हम वर्ड बोल देते हैं, इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट, मीन्स वो सिचुएशन जहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स किसी जॉब में इंगेज्ड हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट, मीन्स किसी काम को ख़त्म करने के लिए मुझे जितने वर्कर की ज़रूरत है उतने ना हो करके उसमें क्या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे इंगेज्ड हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस सिचुएशन इज़ ऑल्सो नॉन एज अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसको छुपी हुई बेरोज़गारी भी हम कह देते हैं। और ये सिचुएशन ना बच्चे हम काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, स्पेशली हमारे रूरल सेक्टर्स में। अगर इसके एग्जांपल लेके चलें, मान लीजिए कि हमारा खेत है, ठीक है, उस खेत के ऊपर मैक्सिमम मुझे 4 पर्सन चाहिए, जी कि 4 पर्सन जो है अगर वो काम करेंगे उतनी वो प्रोडक्टिविटी देंगे। बट हमारे होता है कि ऐसे कि पूरी की पूरी फैमिली जो है ना इन्वॉल्व हो जाती है हर बिजनेस में। या एक दुकान की एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे 1 या 2 बंदे की ज़रूरत
इनफ है कि जितना उनको काम करना है वहाँ पे मुझे 2% की रिक्वायरमेंट है, पर वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जाके बैठ जाए, 4-5 बंदे एक ही दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो उतनी प्रोडक्टिविटी में तो कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, पर उनको क्या लग रहा है कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग। सेम अगर वो किसी आप एक फार्म में वर्कर्स लगे हुए हैं जहाँ पे मुझे 5 वर्कर की रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ कितने काम कर रहे हैं, 10 वर्कर्स कर रहे हैं। अब वर्कर्स ज़्यादा होने से, ज़्यादा पीपल एंगेज होने से आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, डिसक्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। In other words, it refers to the situation of employment with surplus manpower। यानी कि कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी मैन पावर क्या है, सरप्लस है, इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो जहाँ पे वो वर्कर्स लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो, क्योंकि अगर वहाँ पे 4 बंदे भी काम करेंगे तब भी मुझे उतनी प्रोडक्शन मिलने वाली है, वहाँ पे 10 बंदे बैठे हुए हैं तब भी मुझे उतनी ही प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है। और ये ज़्यादातर ये जो एम्प्लॉयमेंट है जनरली कहाँ फाउंड होती है, रूरल एरियाज़ में, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट अकर सिंपली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल का मतलब क्या होता है, जो मौसमी बेरोजगारी होना, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझें कि आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जो किसी पर्टिकुलर सीजन के साथ ही रिलेटेड करता है, और जब उसका सीजन ख़त्म हो जाता है आप भी क्या हो जाते हो, बेरोजगार हो जाते हो। तो यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where a number of persons that are not able to find job in a particular season। यानी कि कुछ मौसम में या कुछ टाइम पे जब पर्सन्स को वो जॉब नहीं मिलती है, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट है, काम कर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर सम सीजन्स आप कह सकते हो कि जो उनको जॉब जो है वो नहीं मिल रही है। और ये भी सिचुएशन ज़्यादातर हमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, रूरल सेक्टर में, स्पेशली एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी क्या है, एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। जब वहाँ पे ऑफ सीजन्स होते हैं, वर्कर्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पे आउट ऑफ जॉब हो जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बच्चे आप वैसे भी और काफ़ी एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे लेट सपोज करिए आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे कूलर का है, एसी का है, तो इनकी डिमांड कब होती है, समर सीजन में। जब विंटर सीजन आएगा उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे वो काम जो सीजनली होते हैं और जब उनका सीजन नहीं होता उस टाइम पे आप बेरोजगार हो, तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी सीजनल। नेक्स्ट देखिए, ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन है, जहाँ पे all those who are willing and able to work at the existing wage rate but doesn't get a work। यानी कि वो सिचुएशन जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अ सिचुएशन इन विच वर्कर इज एम्प्लॉयड इन लेस देन फुल टाइम। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपको काम तो मिल रहा है पर पूरा काम नहीं मिल रहा। लेट सपोज जैसे कि मैं फुल टाइम काम कर सकती हूँ फॉर 8 आवर्स और 9 आवर्स, बट मुझे कहीं पे सिर्फ आधे दिन के लिए काम मिला हुआ है, 4 घंटे की जॉब मैं कर रही हूँ हाफ टाइम पे। तो इस सिचुएशन में मैं क्या हूँ, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे राइज होती है, इट इज़ this unemployment with caused by a bridge between skills a worker can offer and skill the firm required। मीन्स किसी फर्म को किसी पर्टिकुलर स्किल के वर्कर्स चाहिए, बट वो स्किल जो है वर्कर उस टाइम पे ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में जब काम जो है कंप्यूटर्स नहीं आए थे, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो वर्कर्स कैसे काम कर रहे थे, सिर्फ फाइलों से, पेन वर्कर्स जो है हमारा अपना काम हो रहा था हाथों से। पर जब ये टेक्नोलॉजी से रिप्लेसमेंट हुआ, अब जिन वर्कर्स को उनकी नॉलेज नहीं थी या कोई नई टेक्नोलॉजी जो है आपकी फर्म ने चेंज कर ली है, और जब वर्कर्स उस टेक्नोलॉजी को, उस अपनी स्किल को ऑफर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट which exist at the time when a worker leave one job and take other। मीन्स जैसे कि लेट सपोज कीजिए आप अभी यहाँ कहीं काम कर रहे हो, ये जॉब छोड़ी आपने, देन नेक्स्ट जॉब आपको 1 महीने बाद मिली, 1 हफ्ते बाद मिली। अब जो बीच का वो पर्टिकुलर टाइम था जब आपने एक जॉब छोड़ के दूसरी लेनी थी, तो उस टाइम पीरियड के दौरान जब आप बेरोजगार रहे उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे राइज होती है, ड्यू टू बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अब ये बिजनेस साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल होता है कि जब नॉर्मल अप एंड डाउन्स आते हैं इकोनॉमी में, जिसको हम एक बूम पीरियड कहते हैं, जब सब कुछ
एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ के रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, सब कुछ हाई होता है इकोनॉमी में। फिर रहता है एक रिसेशन का टाइम, यानी कि डाउन जाना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि काफ़ी कंट्रीज़ में ड्यू टू रिसेशन जो है वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को जॉब से बाहर निकाल देते हैं। तो जब साइकिल की वजह से, यानी कि चलाने वाला साइकिल नहीं, जो इकोनॉमी में साइकिल्स आते हैं कि बूम पीरियड है, रिसेशन पीरियड है, उनकी वजह से जो बेरोजगारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पढ़े लिखे बेरोजगार। ये सिचुएशन तो जनरली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा राइज है, जहाँ पे एजुकेटेड पर्सन्स हैं बट उनको उनके अकॉर्डिंगली राइट काइंड ऑफ जॉब नहीं मिल रही। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई काफ़ी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन की जो है, आपने क्वालिफिकेशन किया हुआ है, बट आप जो जॉब है उससे काफ़ी ज़्यादा अपनी लो कर रहे हो, मीन्स अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बच्चे टाइप हो गए। वैसे आपकी बुक में आई थिंक 2 ही टाइप दिए हुए हैं, बाकी टाइप्स आप सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी समझ सकते हो कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस बेरोजगारी के रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है। पहला कारण क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो रेट है। इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड कंट्री है एंड इट इज़ रेट ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, कि जो इसकी ग्रोथ रेट है वो क्या है, बहुत कम है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंट्री है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने में क्या है, सक्षम नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जा सके। तो इस रीज़न को हम एक प्राइमरी रीज़न मान सकते हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का, कि द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैव इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, कि जो जितना प्लान पीरियड के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जॉब्स लेके आती हैं वैकेंसीज, वो सारी क्या हो जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में हमारी काफ़ी सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप होने की वजह से, दूसरा वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो उनको थ्रू आउट द ईयर एक स्टेबल जॉब जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम किस चीज़ को इनकरेज करता है, हमारे डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट को। ये पूरी की पूरी फैमिली जाके एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पे उनकी चाहे रिक्वायरमेंट है चाहे वो रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ये आप ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में पढ़ चुकी हो कि हमारी जो कॉटेज या स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो क्या है, काफ़ी डिक्लाइन चल रही हैं, काफ़ी नीचे चल रही हैं, उनकी इतनी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो फेल हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिज़ायर एक्सटेंट। मीन्स कि जितनी हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए उतनी वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, कि जो गवर्नमेंट अपने 5 साल एक प्लान तैयार करती हैं, तो उसमें वो जो अपना एक गोल रखते हैं अपने माइंड में कि जॉब्स को क्रिएट करने का, यानी कि वो प्लानिंग जो है वो एक इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं, क्योंकि वो इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कहीं पे इन्वेस्ट करना कोई चीज़ को, जैसे हम कहते हैं ना पूंजी लगाना, तो कैपिटल रेट फॉर्मेशन जो है हमारी कंट्री में वो क्या है, लो है। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। कहाँ पे, इन एग्रीकल्चर सेक्टर लगा लीजिए चाहे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर लगा लीजिए, तो जब इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होगी तो उसके हिसाब से आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी जनरेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके हो जॉबलेस ग्रोथ में, कि जितना भी हम जो अभी इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा किस तरीके की है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम जितना भी फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैन पावर को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। नेक्स्ट लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल सोर्सेज इतने नहीं हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही है हमारे एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, इसलिए हम उनको इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी क्या होती है, जिसको हम गति बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर आप मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो जो हम मूव करना है, ये नहीं कि करते नहीं, उसने क्या बोला, लिमिटेड है, तो हम ये जो हमारी मोबिलिटी ऑफ लेबर है कि अगर इस सेक्टर में काम नहीं मिल रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो अब वहाँ पे जो मूव होना चाहते हैं लोग, वो क्या है, बहुत कम है। लेसर द मोबिलिटी ग्रेटर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक ये भी रीज़न है कि हम उसी जगह पे स्टक करके बैठे हैं जहाँ पे हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, तो उस जगह पे जाने के लिए लोग इतना ज़्यादा रेडी जो है वो नहीं होते हैं, ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। अब सभी के अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री की ग्रोथ बड़ी स्लो हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है। हैंस जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो सफिशिएंट, यानी कि इतनी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे हमने 11 रीजंस कर लिए हैं। कम से कम आपके माइंड में 5 से 6 रीज़न रहने चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या कारण है। अब ये है नेक्स्ट जो आपके से पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझ लिया, उसके कारण समझ लिए, उसके पीछे की क्यों बेरोजगारी है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, ऐसे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या स्टेप उठा रही है। तो फर्स्ट देखिए, नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो आपने ये सब चीज़ें याद रखना है कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स उठा रही है। तो 2005 में उन्होंने एक गारंटी एक्ट बनाया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जिसके तहत जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं हु वॉलंटियर टू कंडक्ट अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स 100 डेज ऑफ गारंटीड पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 100 दिन तक का उनको काम देने की उसमें क्या मिलेगी, गारंटी मिलेगी, जितने भी जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स हैं। ठीक है, अनस्किल्ड कौन से होते हैं, जिनमें आप में कोई भी कुशलता नहीं है, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चला दिया वहाँ पे, तो वो जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स हैं उनको 100 दिन तक की वहाँ पे काम की गारंटी दी जाती है इस प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोग्राम इज़ वन ऑफ मैनी दैट द गवर्नमेंट हैज़ पुट इन प्लेस टू हेल्प पर्सन्स हु आर अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज फाइंड वर्क। तो ये जो प्रोग्राम है ये किसकी हेल्प के लिए लगाया गया है, कि जो रूरल एरियाज में लोग बेरोजगार हैं। सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव प्लेड एसेंशियल रोल इन क्रिएटिंग जॉब और चांसेस फॉर जॉब क्रिएशन। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक एफर्ट्स कर रहे हैं जहाँ से वो अपने लोगों के लिए जो है वो जॉब की पोजीशन, जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ। तो इन्हीं एफर्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट हायर करती है एम्प्लॉयज़ को, किस पर्पज़ के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ इन सेवरल डिपार्टमेंट्स, जिसमें जो वो डिपार्टमेंट्स क्या खुद गवर्नमेंट के अपने हैं, ऑपरेट फैक्ट्रीज, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, यानी कि डायरेक्ट जब एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको गवर्नमेंट जॉब दे रही है, वो सब किस में आ रहे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में। इनडायरेक्ट वे में कैसे काम कर रही है, when the output of goods and services from government enterprise increase, then private enterprise which receive raw material from government enterprise will also raise their output, and as the result number of job opportunities in the economy will एक्सपैंड। यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, उनसे जो आउटपुट है वो ले रही है। अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी अगर डिमांड होगी काम की तो वहाँ पे भी क्या वर्कर्स जा रहे हैं। यानी कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट खुद से डायरेक्ट अपने आप को वर्कर्स को, इंडिविजुअल को हायर कर रही है, और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, वो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी उस सेक्टर्स में लोगों को जॉब जो है अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके। अब कुछ रेमेडियल मेजर्स देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। तो बच्चे ये 2 डिफरेंस है, आपने याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप हमें ऐसी क्या रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट करते हो जिससे हम इस बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा है गवर्नमेंट ने, आपसे ये पूछा था कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए। तो गवर्नमेंट के स्टेप में आपने इनको नहीं लिखना। अगर स्पेसिफिक उन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट किया है, तो जो जो प्लान गवर्नमेंट के जरिए चलाए गए आपने वो मेंशन करने हैं। और अगर आपसे सिंपली पूछा गया कि आप क्या रेमेडीज मेजर करते हो, तो उसमें आप ये पॉइंट सारे लिख सकते हो। और जो जो पॉइंट इसके रीज़न थे, हमने अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली अगर उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम काम करेंगे तो वही हमारे रेमेडियल मेजर्स हैं। जैसे कि एक रीज़न पढ़ा था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत लो हो रही है, तो मेजर्स में हम क्या सजेस्ट कर देंगे कि अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट को एक्सलेट मीन्स इंक्रीज़ कर दें तो इस सिचुएशन से हम सॉल्व कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल करा जाए। थर्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर में और डेवलपमेंट की जाए ताकि वो जो हम सीजनली ऑक्यूपेशन है उसको थोड़ा बहुत हम और लेंथी लेके जा सके और लोगों को वहाँ पे रेगुलर वे में काम मिल सके। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इनकरेज करा जाए और आगे बढ़ाया जाए ताकि वहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएँ जिनके तहत जो है हम लोगों को रोज़गार दे सकें। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उनको इम्प्रूव किया जाए क्योंकि इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स होता है आगे जॉब प्रोवाइड्स करने का। देन सेल्फ एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है कि जितनी भी पॉपुलेशन है आप सभी के लिए एक नंबर ऑफ जॉब्स को क्रिएट कर पाओ। तो वहाँ पे भी आप क्या एक गवर्नमेंट स्टेप उठा सकती है कि हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा जो है वो प्रेरित करें कि वो खुद का भी काम खोले रेदर देन कि हम सिर्फ जॉब्स के लिए देखें। देन रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, हमारे एक एजुकेशनल सिस्टम को भी सुधार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम कुछ जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं वो हमारी जॉब से उसका बिल्कुल भी दूर तक लेना देना कुछ होता नहीं है। तो उस एजुकेशनल सिस्टम में भी एक सुधार की ज़रूरत है, ताकि हमें ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि जो आगे जाके हमने जॉब करनी है उसमें हमारी जो है वो डायरेक्टली कुछ हेल्प कर सकें। नेक्स्ट, जो भी मैन पावर प्लानिंग्स होती हैं इकोनॉमिकली उसको सुधारा जाए। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ये भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी चीज़ें मेंशन है कि गवर्नमेंट ने ऐसी क्या पॉलिसीज़ या क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली, आप ऊपर ऑलरेडी देख चुके हो। डायरेक्टली में जहाँ पे वो जॉब्स डायरेक्टली अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स में जहाँ पे लोगों को हायर करते हैं वो उनकी डायरेक्टली एफर्ट्स हो गए। इनडायरेक्ट वे में जहाँ पे वो प्राइवेट सेक्टर को आगे इंड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी एलपीजी पॉलिसीज़ के थ्रू किया था। उसके अलावा और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये कुछ ऐसे प्लान्स थे या कुछ ऐसे रिसेंटली लॉन्च कैंपेन्स थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनके ज़रिए उन्होंने काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया है। These campaigns are yet to actualize into the models of growth and development। तो इन मॉडल के जरिए एक्चुअली में जो हमारा ग्रोथ का मॉडल था, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे कि हम ग्रोथ भी करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा मिले, तो उस वाली स्ट्रैटेजी को हमारी ये जो कैंपेन्स हमारी गवर्नमेंट ने चलाए हैं वो एक्चुअली में वाकई में उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो आपकी पॉवर्टी को फाइट करने के लिए और पॉवर्टी से फाइट करने के लिए हेल्प करेंगे, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट भी को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है। इसमें भी क्या प्रॉमिस करा गया कि आप 100 दिन का गारंटी वेज जो है वो जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा ये बच्चे कुछ और यहाँ पे प्रोग्राम्स लेके हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपसे स्पेशली वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं तो आप इन प्रोग्राम्स को वहाँ पे ही मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके छोटे छोटे कंसेप्ट टॉपिक्स हैं आपकी बुक में। अब आगे हम देखेंगे साइज़ ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। अब तक हमने पूरा पढ़ लिया कि रोज़गार के बारे में जाना, बेरोज़गारी के बारे में जाना। अब हम अपनी वर्कफोर्स हमने क्या देखा था जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उसका हम साइज़ देखेंगे कि इंडिया में क्या है। अब इंडिया की जो वर्कफोर्स है नियरली कितनी है, 471 मिलियन पर्सनस। आउट ऑफ दिस, जिसमें से 75% वर्कफोर्स जो है वो कहाँ काम करती है, रूरल एरियाज़ में, एंड 25% इन अर्बन एरियाज़। तो बच्चे कुछ डेटाज़ हैं जो आपको थोड़ा सा रफली यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे एक साइज़ ऑफ वर्कफोर्स के बारे में पूछा जाता है कि इंडिया का वर्कफोर्स साइज़ बताइए, ठीक है, और 77 वर्कफोर्स जो है उसमें से मेन है एंड 23% क्या है, वुमेन काम कर रही हैं। वुमेन वर्कफोर्स अकाउंट फॉर 25%, यानी कि जस्ट 1/4 है पूरी टोटल रूरल वर्कफोर्स का, एंड इन अर्बन एरियाज एंड इट इज़ ओनली 20%, यानी कि 1/5 ऑफ टोटल अर्बन वर्कफोर्स। ये जो अब आपको वुमेन वर्कफोर्स के नंबर्स दिए गए हैं, 25% कहाँ पे काम कर रही है, रूरल एरियाज़ में, और 20% कहाँ काम कर रही हैं, अर्बन एरियाज़ में। तो दीज आर सम डेटास जो कि आप इसको रिमेंबर्स कर सकते हो। अब इस डाटा के बेस के ऊपर अगर हम देखा जाए तो हमारे से कुछ क्वेश्चन पुट करे गए हैं विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। इसके रीज़न ज़रूर पूछते हैं आपसे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि वाई टोटल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज़ इज़ मोर देन अर्बन एरियाज़। अब अगर हम दोबारा अपने डेटा की तरफ जाएँ तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, ये टोटल वर्कफोर्स है हमारी 471। अब इसमें से 75% वर्कफोर्स कहाँ काम कर रही है, रूरल एरियाज़ में, और 25% सिर्फ कहाँ कर रही है, अर्बन एरियाज़ में। तो अब इसी डेटा के बेस के ऊपर आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पुट करे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादा वर्कफोर्स रूरल एरियाज़ में क्यों काम कर रही है, अर्बन्स में कम क्यों है। तो पहला रीज़न हमें क्या दिया गया है कि जो कि रूरल एरियाज़ हैं उनमें एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं टू अर्न हायर इनकम, वेयर एज देयर आर वेराइटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट
द अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर इनकम इन अर्बन एरियाज। तो लोगों के पास सोर्सेज कम होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग क्या होते हैं, काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो सभी लोग वहाँ पे क्या कर सके, पैसा कमा सके। एक तो ये रीज़न है। सेकेंड, रूरल एरियाज़ में पीपल कैन नॉट स्टे एट होम बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, कि वो वहाँ के जो लोग हैं रूरल एरियाज़ में ज़्यादा गरीब होते हैं, तो इसीलिए उनके पास कोई कारण ही नहीं रहता कि वो घर पे बैठें। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो किस में जाते हैं, फिर वो काम करते हैं। पॉवर्टी कंपेल, पॉवर्टी उनको किस चीज़ के लिए, जो गरीबी है किस चीज़ के लिए फोर्स करती है, कि अपनी वो एजुकेशन को अवॉइड करके छोटी उम्र से वो क्या देखना शुरू कर देते हैं, काम देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे मोस्टली जितने भी घर के मेंबर्स हैं सब किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। अब अर्बन एरियाज़ में वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों के पास, और वो एक अप्रोप्रिएट जॉब देखते हैं टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल, इसीलिए वहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या है, कम है। इसी डेटा के ऊपर देखिए बच्चे, एक नीचे और क्वेश्चन बन रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई फीमेल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर स्टिल लोअर देन रूरल एरियाज, मीन्स कि अर्बन एरियाज में जो फीमेल्स हैं वो भी कम कर रही हैं, यानी कि रूरल एरियाज की जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं। तो हमारा डेटा भी यही बोल रहा था कि 25% वुमेन वर्कफोर्स कहाँ काम कर रही है, रूरल की, और 20% यानी कि उनसे कम है अर्बन एरियाज़ में। अब ये क्यों है? अर्बन एरियाज़ में मैन कैन अर्न हाई इनकम्स, वहाँ पे जो आदमी हैं वो ज़्यादा इनकम्स कमा रहे हैं, इसीलिए वो अपनी फैमिलीज़ को डिस्करेज करते हैं, स्पेशली फीमेल मेंबर्स को, कि आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आप रीज़न क्या दे सकते हो कि रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी इतनी होती है, गरीबी इतनी होती है, जहाँ पे वुमेन को भी एक तरह का फोर्स किया जाता है कि वो बाहर जाके अपनी बिना एजुकेशन की, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बट उनको काम जो है, जो भी खेतों में उनको जैसा भी काम मिलता है वहाँ पे वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। And next reason, among most families in urban areas, job work for women is still governed by a family decision rather than the individual's own decision। कि जो अर्बन एरियाज इन्होंने क्या बोला है कि अभी भी काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे ये डिसीजन लेना कि औरत काम करेगी या नहीं, किससे, कौन लेता है उनके डिसीजन, उनके फैमिली डिसीजन होते हैं, यानी कि उस औरत का एक इंडिविजुअल अपना डिसीजन नहीं है वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो एक ये रीज़न भी है कि रूरल अर्बन एरियाज में जो वुमेन है वो कम, उनका नंबर्स क्या है, कम है। नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर बाय द पॉपुलेशन एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे बच्चे आपके साथ में कुछ टेबल्स, कुछ डेटा डिस्कस करूँगी जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो डेटा है आपकी बुक में, इट इज़ प्रोवाइड एज पर द ईयर 2017 एंड 18, उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा है आपको दिया गया है। तो ये किस चीज़ का डेटा हम देख रहे हैं? टेबल 1 में वर्कर पॉपुलेशन रेशो अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज़, यानी कि रूरल एरियाज़ में कितने काम कर रहे हैं, अर्बन में मैन कितने हैं 51.7, और अर्बन में कितने लोग काम कर रहे हैं 53। वुमेन 17.5 रूरल में काम कर रही हैं और अर्बन में 14.2, यानी कि कम कर रहे हैं, उतना ही हम ऊपर देख के आए थे। तो इन फैक्ट के ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, जो हमने टेबल पढ़ा है कि डिपेंडेंसी रेशो हाई, overall rate of participation in the country is not very high, it implies that not many people are engaged in production activity। तो अगर आप इनका टोटल देखोगे कि यानी कि काम करने वालों की रेशो कम है, जो यानी कि जो बाकी के काम नहीं कर रहे हैं वो क्या है, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है जो काम कर रहे हैं, यानी कि डिपेंडेंसी रेशो क्या है, ज़्यादा है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर रूरल एरियाज इज़ हायर देन इन अर्बन एरियाज। ये पॉइंट ऊपर भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि रूरल एरियाज में लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और अर्बन में कम है। नेक्स्ट हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया इज़ हायर दैन इन अर्बन एरिया। ये भी पॉइंट हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल एरियाज़ में वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और मेन रीज़न क्या है, उनका पॉवर्टी। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय रीजन एंड जेंडर, यानी कि आप इस चार्ट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो वर्कर्स की, बाय रीजन यानी कि अर्बन और रूरल एरिया के हिसाब से उनको बांटा गया है, और जेंडर के हिसाब से भी नीचे देखेंगे। फर्स्ट चार्ट में हम अकॉर्डिंग टू रीजन देखने वाले हैं। ये जो ऊपर बच्चे परसेंटेज आपने टेबल में देखी थी सेम वही है। ब्लू में आपके सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, जो आपको ये ऑरेंज कलर दिख रहा है इट इज़ अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, और ये आपके क्या है, कैजुअल वेज लेबर्स। रूरल में अगर हम देखें सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं
रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ कम हैं और कैजुअल वेज लेबर्स क्या हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये चार्ट हमें क्या शो कर रहे हैं, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि जहाँ वहाँ पे रूरल एरियाज़ में क्या है, सैलरीड पीपल्स कम हैं। चार्ट 2 देखिए, ये किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है हमें, वर्कर्स अकॉर्डिंग टू जेंडर। मेल 52% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 24 सैलरीड हैं एंड 24 कैजुअल लेबर्स हैं। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, 52 सेल्फ एम्प्लॉयड, 21 रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, 27 कैजुअल वेज लेबर्स हैं। जो ये चार्ट है हमें क्या शो कर रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड एम्प्लॉयड इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं फॉर मेल वर्कर्स, बट जो फीमेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दे रही हैं, टू सेल्फ एम्प्लॉयड देन द हायर। अब यहाँ पे देखिए उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जो हायर वर्कर है उनको अपनी प्रेफरेंस क्या दे रही है, कम दे रही हैं। It is because women both in rural and urban areas are less mobile and thus prefer to engage themselves in self-employment। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादातर जो औरतें हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ही प्रेफरेंस क्यों देती हैं, क्योंकि उनकी एक तो मोबिलिटी कम है, मतलब वो शिफ्ट होना नहीं चाहती, कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना चाहती, इसीलिए उनको जो भी घर पे काम मिलता है वो उस काम में क्या हो जाती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज सिग्निफिकेंट सोर्स। तो इस चार्ट से हमने एक ऑब्जर्वेशन और क्या निकाली है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स है, यानी कि ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री और इन डिफरेंट सेक्टर। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हो, आप एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखने वाले हो, यानी कि उस वर्क फोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय इंडस्ट्री, यानी कि जिन सेक्टर्स में आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अब हम अपने इस वर्क फोर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो वर्क फोर्स में स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बाय इन्होंने इंडस्ट्री लिखा है या डिफरेंट सेक्टर्स लिखा है, तो इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो सेक्टर्स कितने तरह के होते हैं बच्चे, 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी सेक्टर, secondary and tertiary sector. So distribution of workforce by industry means distribution of the working population या फिर workforce across different producing sectors। यानी कि आप इसको producing sectors भी कह सकते हो कि इन तीनों sectors में किस हिसाब से ये involve हैं, उसके accordingly हम इसको study करने वाले हैं। अब primary sector क्या है, primary sector it includes agriculture, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग, फिशिंग। यानी कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि आपका नेचर से इन्वॉल्व होता है, यानी कि नेचर से रिलेटेड होता है, जो चीज़ें आप कुदरत के साथ काम कर रहे हो, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर आ गई, कोई फॉरेस्ट्री जंगल का काम कर रहे हो, माइनिंग मीन्स नीचे से खुदाने कर रहे हो, फिशिंग का कर रहे हो, तो ये सारा काम किसके साथ इन्वॉल्व है, आपका प्राइमरी सेक्टर के साथ। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी सेक्टर। ये किस चीज़ को इंक्लूड करता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जहाँ पे प्रोडक्शंस होती हैं। और तीसरा सेक्टर होता है आपका टेरिटरी, या हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यानी कि इस सेक्टर का क्या काम है, इट इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो सर्विसेज हैं ये किस सेक्टर के अंदर आते हैं, थर्ड सेक्टर के अंदर। तो अगर आप देखा जाए बच्चे, फर्स्ट सेक्टर के अंदर भी जो है आप प्रोडक्शन काम कर रहे हो, सेकंड के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहे हो, पर जो थर्ड सेक्टर है ना वो किसके लिए बनाया गया है, इन दोनों सेक्टर्स की हेल्प के लिए। यानी कि इन सेक्टर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खुद से इनका अपना कोई सेल्फ प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। Distribution of the workforce by industrial sector shows a substantial shift from farm work to non-farm work। यानी कि अभी जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, नीचे कुछ और डेटास प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला है कि अब काफ़ी सिग्निफिकेंट शिफ्टिंग हुई है, कहाँ से, कि फार्म वर्क से लोग कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, नॉन फार्म वर्क पे। ये कुछ डेटा प्रोवाइड्स किया गया है, आप देख सकते हो इनको। नेक्स्ट हम एक चार्ट देख लेते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स को दिखाया गया है बाय इंडस्ट्री। ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है। ये डेटा को हमने रूरल, अर्बन, मेन और वुमेन उनके हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा रूरल में लोग कहाँ पे इन्वॉल्व ज़्यादा हैं, प्राइमरी सेक्टर में, अर्बन में कम है। तो अर्बन के ज़्यादा इन्वॉल्व कहाँ हैं, टेरिटरी सेक्टर्स में। मेन जो हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर के साथ इन्वॉल्व हैं एंड वुमेन भी ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको देख सकते हो।
इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल लेते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंगली कि जो लार्ज सेगमेंट है वर्क फोर्स का कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन द कहाँ पे है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सेकेंडरी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर बिकॉज इट हैव फेल्ड टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसका एक रीज़न भी क्या है कि सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट नहीं कर पाया और एक तरह से ये चीज़ें क्या शो करती है हमारी कंट्री के बैकवर्डनेस को यानी कि पिछड़ेपन को। नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर हैविली एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, कि दोनों ही मेल और फीमेल ज़्यादातर कहाँ काम कर रहे हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में। नेक्स्ट देखिए, टेरिटरी सेक्टर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में हमने क्या देखा था कि ज़्यादातर लोग जो हैं अर्बन एरियाज़ में कहाँ पे इंगेज्ड है काम करने के लिए टेरिटरी सेक्टर्स में, जैसे कि वहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज जो कि बहुत फास्टली डेवलप हो रही हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्टर इन रूरल एरियाज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि रूरल एरिया में अभी भी वहाँ पे मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइमरी सेक्टर ही है, जिसमें से 75% ऑफ टोटल फीमेल वर्कर्स कहाँ पे इंगेज हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में, जहाँ पे 54% जो है वो टोटल मेल वर्कर्स हैं। उसका रीज़न भी क्या है कि मेन गेट मोर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स। सेकेंड, lack of mobility among female due to family as well as social constraint. They prefer to work at their place of residence even at a low wage rate. कि जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में कम क्यों पाई जाती हैं? पहला रीज़न, मेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सेकंड, उन्होंने क्या बताया कि फीमेल जो है वो मोबिलिटी होने के लिए यानी कि वहाँ पे मूव होने के लिए इतना रेडी नहीं है। उनके रीज़न पीछे अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कोई फैमिली रीज़न है या कोई सोशल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मूव नहीं होना चाहते और जो काम उनको अपने रेजिडेंस के ऊपर ही मिल रहा है उन्हीं को वो करना प्रेफरेंस करते हैं, इवन वो लो वेज रेट के ऊपर भी रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट, पॉवर्टी फोर्स वुमेन टू डू वर्क एज ए कैजुअल वर्कर ऑन दी फार्म एंड फील्ड ऑफ अदर्स, कि जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है वो औरतों को फोर्स कर देती है कि एज ए कैजुअल वर्कर्स ही वो काम करने के लिए फील्ड के ऊपर रेडी हो जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चे ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर हमने पूरा ख़त्म कर दिया है एक ही वन गो में। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।